लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम लोगों ने पांडास में टाइटैनिक वाले डेटा को एनालाइज करा था। उसके बाद मैंने आपको ग्रुप बाई और पाइवट टेबल पढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो थोड़ा मुझे लग रहा फास्ट हो गया। तो मैं थोड़ा बेसिक में आपको वापस लेके चलता हूँ। उसके बाद मैं ग्रुप बाई पर आपको लेकर आऊँगा। तो मुझे लगता है इस बार समझ में आ जाना चाहिए। तो हम एक डेटा लेकर आते हैं। रेस्ट्रो वाला डेटा हम लेकर आए हैं। ये मुझे लगता है एक अच्छा डेटा है समझाने के लिए फर्दर, है ना, ग्रुप बाई और पाइवट टेबल को समझने के लिए। तो अभी हम बेसिक बेसिक पर चल रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर ये पता करना है ये डेटा क्या है। पहले ये समझ लीजिए, आई थिंक मैंने समझाया है बट फिर भी एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये जो डेटा है, इस डेटा में कोई एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं लंच करने, डिनर करने, ब्रेकफास्ट करने। तो यहाँ पर उनका डेटा अवेलेबल है कि भाई ये जो कस्टमर है, पहली रो एक कस्टमर की है, दूसरी रो दूसरे कस्टमर की है। तो टोटल 244 कस्टमर का डेटा मुझे मिला हुआ है। ये टोटल रेवेन्यू मतलब बिल कितना पे करा गया उस कस्टमर के थ्रू, उसने टिप कितनी दी, जेंडर क्या था कस्टमर का, स्मोकिंग उसने करी या नहीं करी, किस दिन आए थे वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए और किस टाइम आए थे, और कितने लोग आए थे टोटल। तो दो लोग एक साथ आए थे। तो ये एक रो उस कस्टमर के बारे में बता रही है, दूसरी रो दूसरे कस्टमर के बारे में बता रही है, एंड सोन सोन सोन। ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि भाई ये जो डेटा है, इस डेटा से टोटल रेवेन्यू पता करें। एक आम इंसान या जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो क्या देखना चाहेगा। मान लीजिए एक महीने में आई वो कस्टमर का डेटा है, पिछले एक महीने में कितने कस्टमर आए थे मेरे रेस्टोरेंट में, ये उसका डेटा है। अभी रेस्टोरेंट का मालिक यही बोलेगा कि मेरा कितना फायदा हुआ, फायदा मतलब टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। तो अब टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले टोटल रेवेन्यू शब्द का टेक्निकल स्टेटमेंट सोचो ब्रेन के अंदर क्या होगा, किस कॉलम से हम ये बात निकाल सकते हैं। टोटल बिल में जितने लोगों ने बिल पे किया है उन सारे बिल का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अमेजन का डेटा मेरे पास आ जाए, तो उसमें मुझसे कोई टोटल सेल के लिए बोले, तो अमेजन में जितने ऑर्डर गए हर ऑर्डर का जो प्राइस है उस प्राइस का सम कर दो, टोटल सेल आ गई। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है जब आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि आपको टोटल सेल निकालनी है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अभी मैं एक और डेटा लेकर आऊंगा, इसके बाद उस पर और प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल 3 केस स्टडी मैं आपको कराऊंगा। एक टाइटेनिक वाली मैंने करा दी, 2 और कराऊंगा अभी। एक ये चल रही है, इसके बाद एक और, है ना। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उस कॉलम के पास पहुंचना होगा जिसका मुझे टोटल करना है। तो डीएफ डॉट टोटल बिल, इससे क्या होगा, टोटल बिल कॉलम का जो सीरीज था वो मेरे पास आ जाएगा। तो जैसे मैंने नंपाई के अंदर आपको फंक्शन बनाए थे मिन मैक्स सम मीडियन, उसी तरह से सीरीज के अंदर भी सेम तरह के हमारे मेथड होते हैं। तो किसी भी कॉलम को जब हम एक्सेस करते हैं तो वो सीरीज बनकर हमें मिलता है। उस सीरीज पर अगर मैं डॉट लगाकर सम मेथड को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका, अगर वो वैल्यूज न्यूमेरिक हैं तो उनका अर्थमेटिक सम करके हमें दे दिया जाएगा। अगर इस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं तो उन सारी वैल्यू को कॉन्कैटिनेशन करके दे दिया जाएगा। अगर मैं ये ऑपरेशन जेंडर कॉलम पे करूंगा तो इन सारी वैल्यू को कॉन्कैट करके मुझे दे दिया जाएगा। तो जनरली हमें वो जरूरत नहीं पड़ती है, हमें जनरली न्यूमेरिक कॉलम में टोटल निकालने की जरूरत पड़ती है। तो हम ज्यादा बार इस ऑपरेशन को न्यूमेरिक कॉलम के साथ कर रहे होते हैं। तो इससे मुझे जो मिला वो ये आ गया कि टोटल रेवेन्यू इस डेटा से कितना है। ठीक है। अब मैंने कहा कि ये बताओ
कि मिनिमम ऑर्डर का प्राइस क्या था, किसी भी कस्टमर ने मिनिमम ऑर्डर जो दिया था वो क्या प्राइस था। उस कस्टमर की डिटेल अभी हम जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कौन था, कहाँ से आया था, ये सब नहीं जानना चाहते, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर कितने प्राइस का, ताकि हम ये समझ पाए कि हमारे यहाँ लोग जो आते हैं उनकी क्या क्वालिटी है, किस तरह के ऑर्डर वो देते हैं। तो क्या लिखेंगे, जिस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है उस कॉलम की सीरीज निकालेंगे और उस सीरीज पर मिन नाम का मेथड कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, जिस कॉलम पर हमने मिन मेथड कॉल किया है उस कॉलम का मिनिमम वैल्यू लाकर हमें दे दिया जाएगा। तो ये कोड क्या करेगा, टोटल बिल कॉलम का सम ला कर देगा। ये कोड क्या करेगा, टोटल बिल कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ला कर देगा। तो इसी तरह से सबसे बड़ी वैल्यू किसी कॉलम में क्या है अगर मुझे पता करना है तो डेटा फ्रेम का नेम डॉट उस कॉलम को यूज करेंगे, सीरीज बन जाएगी और उस सीरीज पर फिर हम मैक्स नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। तो मैक्सिमम जो बिल का ऑर्डर गया है वो 50.81 है। अब ये डॉलर हो सकता है, कोई और यूनिट हो सकती है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, हमें नंबरों से खेलना है यहाँ पर। अच्छा, और क्या चाहोगे बताओ एज अ रेस्टोरेंट ओनर, और टोटल बिल कॉलम से क्या क्या देखना चाहोगे, एवरेज बिल पर कस्टमर, एवरेज बिल कितना गया है ना। तो टीएफ डॉट टोटल बिल डॉट मीन, एवरेज बिल की वैल्यू 19 गई है, ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें यहाँ पर देख ली। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि टोटल बिल कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, तो काउंट मेथड लगाकर पता कर सकते हैं। काउंट क्या करेगा, किसी कॉलम में जिस कॉलम को आप हिट कर रहे हैं कितनी वैल्यूज हैं वो लाकर हमें दे देगा। लेकिन ध्यान रखना ये नॉन मिसिंग वैल्यू काउंट करके देता है। नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यू, नॉन मिसिंग वैल्यू। तो अगर किसी कॉलम में दो वैल्यू मिस हैं तो वो काउंटिंग में नहीं आएंगे, काउंटिंग में सिर्फ क्या आता है, नॉन मिसिंग वैल्यूज आते हैं। तो जिस तरह से मैं इस न्यूमेरिक कॉलम पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, तो इन सारे ऑपरेशन को वन वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशन। ठीक है, तो जब भी मेरे डेटा में कोई न्यूमेरिक कॉलम होता है तो उस न्यूमेरिक कॉलम पर सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, उस न्यूमेरिक कॉलम पर सबसे पहले मैं एग्रीगेट ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ। इससे मुझे अपने डेटा के बारे में एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जब आप अपने डेटा पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला काम होता है एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करना अपने डेटा पर। चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास न्यूमेरिक कॉलम ना होकर जेंडर कॉलम स्ट्रिंग टाइप का होता तो क्या ये सारे कर सकते हैं। हमने कहा देखो करके देखने में फायदा है, बहुत से बहुत नहीं होगा, एरर आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। जेंडर कॉलम के साथ मैंने सम निकाला तो मैंने क्या बोला था, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का कॉलम, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एवरेज निकाल दो, तो क्या मेल फीमेल का एवरेज निकलेगा ऐसे, मेल प्लस फीमेल डिवाइडेड बाई 244। इस बार मुझे लग रहा है एरर आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा कि क्यों नहीं आई एरर। देखते हैं क्या होता है।
सही है, एरर आ गई। ठीक है, तो मीन नहीं निकलेगा, मिनिमम निकल आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मुझे लगता है आ जाना चाहिए। तो मेल और फीमेल में एम और एफ में एफ पहले आता है, इसलिए मैक्स निकालोगे तो मैक्स निकल आएगा, पर कोई साइज बनता नहीं है अगर ये सब निकल रहा है तो। न्यूमेरिक वैल्यू के साथ मिन मैक्स समझ में आता है। ठीक है, चलो, तो अगर हम देखें तो ऐसा कॉलम जो हमारी कैटेगरीज को कंटेन करता है, जेंडर कॉलम में दो ही कैटेगरीज हैं, तो ऐसे कॉलम पर हम दो ऑपरेशन हमेशा प्रेफर करते हैं। पहला, उस कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, यूनिक मेथड, मेल फीमेल। और दूसरा, हर यूनिक वैल्यू की काउंटिंग बताओ, हर यूनिक वैल्यू की काउंटिंग बताओ, दैट इज वैल्यू काउंट। ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ा दिया पहले ही। ठीक है, तो रैशनो वाले डेटा में जेंडर कॉलम में मेल की काउंटिंग है 157, फीमेल की काउंटिंग है 87। ठीक है, यहां तक एकदम आसान है, कोई समस्या नहीं है किसी को। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी सीखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी कॉलम को इंडेक्स बना दूं? इंडेक्स किसे कहते हैं? ये जो रो के यहाँ पर आपको नाम देख रहे हैं, इनको इंडेक्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये हमारे लेबल होते हैं। लेबल का मतलब है कॉलम का नेम, और इंडेक्स का मतलब होता है रो का नेम। कॉलम का नेम ज्यादा बार हम स्ट्रिंग में रखना पसंद करते हैं, रो का नेम हम फोकस ही नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वो न्यूमेरिक लिखकर आ जाता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखकर आ जाता है। मैं चाहूं तो रो का जो नेम है, यानी जो इंडेक्स है, उसको मैं स्ट्रिंग बदल सकता हूं, उसको फ्लोट बना सकता हूं, जो मेरा मन करे वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो जो इंडेक्स है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वही लगता है जैसे सीरियल नंबर है, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, ये बाय डिफॉल्ट है। मैं चाहूं तो इसको बदल सकता हूँ। दिखाना सर, बदल के कैसे बदलोगे? और अगर मुझे कॉलम बदलने हो तो कैसे बदलोगे? मैं दोनों बदल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ लिखा df डॉट कॉलम इक्वल टू df डॉट इंडेक्स इक्वल टू। तो आप अपने कॉलम्स के नए नाम जो देना चाहते हैं वो df डॉट कॉलम, कॉलम्स नाम की एक प्रॉपर्टी है डेटा फ्रेम के अंदर, इंडेक्स नाम की एक दूसरी प्रॉपर्टी है डेटा फ्रेम के अंदर, है ना। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके कॉलम के लेवल और रो के इंडेक्स को आप बदल सकते हैं। बदलिए, तो मैं यहाँ पर लिस्ट दे सकता हूँ, टपल दे सकता हूँ, रेंज फंक्शन से दे सकता हूँ, एरे लिख सकता हूँ, सीरीज लिख सकता हूँ। हर वो जो वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, वन डायमेंशन एरे के इक्विवेलेंट है, वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने लिस्ट बना दी, मैंने कर दिया ए बी सी डी ई, गिनती सही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, एफ जी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो अब हमारे नए कॉलम्स के नाम ये हो जाएंगे, दिखाओ, हमने कर लो, देखो क्या साइंस आ रहा है। हमने कहा साइंस मतलब नहीं है, हम बस ये सीख रहे हैं कि हाँ कॉलम का नाम हम जो चाहें वो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है वो स्ट्रिंग ही होते हैं, वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या रखना चाहिए जिससे रीडेबिलिटी बढ़े। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलम क्या कंटेन करता है? चलो जेंडर समझ में आ जाएगा, मेल फीमेल लिखा हुआ है, बाकी क्या समझ में आएगा? तो हम शायद ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंडेक्स की।
कि सर इंडेक्स बदल कर दिखाइए, तो यहाँ लिखेंगे। अब देखो ये हो गई समस्या, कितने इंडेक्स लिखोगे? 244। अब 244 लिखते लिखते तो बहुत समय हो जाएगा, है ना। तो सर लूप लगा लो, कोई लॉजिक सोच लो, कॉम्प्रिहेंशन कर दो। हमने कहा सबसे आसान है रेंज लगा दो। अब रेंज फंक्शन से मुझे एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है जिसमें 244 वैल्यूज आए। अब अगर मैं लिखूं 0 से लेकर 244 और एक एक के इंटरवल पर, तो सर तो ये वही हो गया 0 से लेकर 243, क्योंकि ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, तो 0 से लेकर 243 हो गया। हमने कोई बात नहीं, एक करो, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 45 कर दो। अब 1 से लेकर 244, यानी कि इसका इंडेक्स जो पहले 0 था वो क्या हो जाएगा 1, ये 2। हमने कहा एक काम करो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 246 कर दो। अब सही है, चला। हमने कहा बिल्कुल चलाओ। आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे पास वो नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब जरूरत पड़ जाएगी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं इंडेक्स बदल सकता हूँ, कॉलम के नेम को बदल सकता हूँ, है ना। क्या कॉलम के नेम स्ट्रिंग हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। आप कॉलम के नेम को, सॉरी, रो के इंडेक्स को स्ट्रिंग रख सकते हो। कहां से लाओगे इतनी सारी स्ट्रिंग? क्योंकि रेंज फंक्शन से स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती, रेंज फंक्शन से स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अब वापस से आते हैं और समझते हैं कि अगर मैं सारे कॉलम, सारे इंडेक्स को ना बदलकर किसी एक कॉलम, किसी एक इंडेक्स को बदलना चाहूं, तो क्या नहीं बदल सकता? क्योंकि इस तरीके से मुझे सारे के सारे बदलने पड़ेंगे। हमने कहा नहीं, हम पर्टिकुलर इंडेक्स, पर्टिकुलर लेबल को भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो भी सीख लेते हैं साथ ही साथ, है ना, जब सीख ही रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम होगा रीनेम। रीनेम नाम का जो मेथड है, ये कहता है कि मैं दोनों को रीनेम कर सकता हूं, कॉलम को भी और इंडेक्स को भी। आप मुझे बताएंगे कि मैं किसको करूं, और आप मुझे नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट मैं इंडेक्स को रीनेम करने, ठीक है। हमने कहा नहीं, बताएंगे। कैसे बताओगे? डिक्शनरी, डिक्शनरी में ओल्ड कॉलोन न्यू, ऐसे करके, ओल्ड कॉलोन न्यू, कॉमा, डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए मैं इस कॉलम का नाम ए से बिल करना चाहता हूं, तो ओल्ड नेम है ए। अब ए स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग में लिखना, वरना ए नाम से अगर ऐसे लिखोगे तो क्या माना जाएगा, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल तो कहीं है ही नहीं मेरे पूरे प्रोग्राम में, ए एज ए स्ट्रिंग है। क्या नया नाम देना है इसका? हमने कहा नया नाम रखना है इसका बिल, ये लो। और कोई कॉलम हमने कहा बदलना है, किसको बदलना है? 10। तो कॉलम का नाम क्या है? 10। इंटीजर में ही है वो, ध्यान रखना। जब आपने दिया था तो इंटीजर में दिया था, तो यहाँ भी इंटीजर ही बताओगे, स्ट्रिंग में बता देना। अब ऐसे नहीं चलेगा। क्या नाम देना है नया? हमने कहा नया नाम देना है इसका टे। और कोई हमने कहा नहीं, बस दो ही बदलने, बाकी रहने दो। तो रीनेम के अंदर हम क्या पास करेंगे? डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर ओल्ड नेम एज की और न्यू नेम उनकी वैल्यू, इस तरह से हम लिखेंगे। अब रीनेम फंक्शन को डिक्शनरी के बाद कॉमा लगाकर हमें बताना होगा कि ये ऑपरेशन हमें कॉलम के लिए करना है। अगर हम नहीं बताएंगे तो इस ऑपरेशन को रीनेम बाय डिफॉल्ट कहां करके आ जाएगा? इंडेक्स पर। और इंडेक्स पे ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ए नाम का कोई इंडेक्स है ही नहीं। 10 नाम का कोई, 10 नाम का तो मिलेगा इंडेक्स। 10 इंडेक्स को क्या बना के आ जाएगा? डे बनाकर आ जाएगा, लेकिन ए नाम का तो इंडेक्स ही नहीं मिलेगा। तो हमने कहा बताएंगे एक्सेस, एक्सेस आर्गुमेंट की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो हम इंडेक्स पर ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। अगर एक्सेस आर्गुमेंट की वैल्यू
मैं बंद करता हूं तो मैं कॉलम पर ऑपरेशन करने की बात करता हूं। तो फिलहाल मैं किस पे कर रहा हूं, जीरो। तो एक्सेस जीरो का मतलब यहां पर क्या हो गया, रो। एक्सेस इक्वल टू जीरो मीन्स इंडेक्स। ठीक है। अब जब इस कोड को रन किया जाएगा तो ऐसा करने पर रीनेम उस डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करता जिसके ऊपर मैंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराया, बल्कि एक कॉपी बनाता है और वो कॉपी बनाकर मुझे दे देगा और उस कॉपी के अंदर चेंजेस आपको दिखाई जाएंगे। बट मेमोरी के अंदर पुराने वाले डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, एक नया डेटा फ्रेम बना होगा जिसमें चेंजेस करके आपको दे दिए गए होंगे। ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, एक्सेस इक्वल टू जीरो बता दिया रो के लिए। तो मैंने खुद ही गलत कर दिया, जबकि मुझे क्या बदलने थे यहाँ पर, कॉलम। तो मुझे क्या बताना चाहिए था। हाँ, तो अब देखो 10 में बदला हुआ होगा बट वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या लगाना चाहिए यहाँ पर, वन। वन का मतलब क्या हो गया, कॉलम। तो ए कॉलम का नाम क्या बन गया, बिल। और 10 कॉलम का नाम क्या बन गया। अब सर आपने कहा था कि कॉपी बनी है, हमने कहा डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुआ, देखो वही है। ये तो एक कॉपी बनकर आई थी, उसमें चेंज हो गया है। अगर मुझे कॉपी का ही आगे यूज करना है तो दो रास्ते। पहला रास्ता, अलग से एक वेरिएबल में जो कॉपी वाला डेटा फ्रेम आया संभाल के रखो उसे, आगे उसे यूज करना। हमने कहा मेमोरी क्यों खराब करे, पुराना वाला भी पड़ा हुआ है, नया भी आ गया, हम तो चाह रहे थे पुराने वाले में चेंज कर दो, हमें जरूरत ही नहीं अब। हम तो पुराने वाले के साथ ही आगे बढ़ेंगे और चेंज के साथ आगे बढ़ेंगे। हम मेमोरी खराब नहीं करना चाहते अलग अलग। तो हमने कहा दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता ये होगा कि जब भी कोई भी ऑपरेशन हमें एक कॉपी बनाकर दे और हम कॉपी नहीं चाहते, हम उसी में चेंज करना चाहते हैं, तो हर उस मेथड के अंदर इन प्लेस नाम का एक आर्गुमेंट होगा। और इन प्लेस की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो इन प्लेस ट्रू का मतलब है इस ऑपरेशन को एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में करना है, कॉपी नहीं बनानी है। इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स का मतलब होता है एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज ना करके एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी में चेंजेस करने होंगे। जब मैं नहीं बताता हूं तो बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। इसलिए क्या बन जाती है हमारी, कॉपी बन जाती है। इन प्लेस ट्रू का मतलब है मेक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। और जब मैं ये नहीं लिखता हूं तो कॉपी बनती है, मतलब इन प्लेस की वैल्यू क्या है, फॉल्स। और अगर आप दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहते हैं तो इन प्लेस फॉल्स रखेंगे और जो वापस आया उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है सर। अब जरा एक रो बदल के दिखा दो, इंडेक्स बदल के दिखा दो। तो मैंने कहा जिसका इंडेक्स 2 था उसका इंडेक्स मान लीजिए मैंने कर दिया x, और जिसका इंडेक्स 5 था वो कर दिया मैंने y, और ये कर दिया 0। x इज 0 मीन इंडेक्स। दिखाओ सर जरा, मैंने कहा बिल्कुल। जहाँ 2 था वहां पर x आ गया और जहां पर 5 था वहां पर। तो इंडेक्स कंट्रोल हम कर सकते हैं, कॉलम्स कंट्रोल हम कर सकते हैं, सारे करने हैं तो ये तरीका सही रहेगा, क्योंकि इसमें रीनेम में पुराना वाला बताना पड़ता है, तब पुराना वाला नए वाले के साथ रीनेम किया जाता है।
इस वाली टेक्निक में पुराना नहीं बताना पड़ता, सिर्फ नए नए बताओ, लेकिन सारे बताने पड़ेंगे सेम ऑर्डर, है ना। तो दोनों के अपने फायदे अपने अपने नुकसान है, ठीक है। अगर आप कुछ कॉलम कुछ इंडेक्स बदलना चाहते हैं तो रीनेम पे जाएंगे, पुराना बताओ उसकी जगह नया बताओ। सारे बदलने हैं तो रीनेम की जगह कॉलम प्रॉपर्टी है, इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इसको असाइन कर दो एज ए लिस्ट, सारे नाम इंडेक्स के या सारे नाम कॉलम। अब वापस से मैं इस डेटा को रीड कर रहा हूं, क्योंकि ये सब सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने करा। अब हमें अभी सिखाया गया था कि मैं इंडेक्स बदल सकता हूं कुछ रीनेम लगाकर, सारे के सारे एक साथ बदलने हैं तो इंडेक्स प्रॉपर्टी लगाकर। तो मैंने कहा उसी पर मैं काम करूंगा, मैं इंडेक्स बदलना चाहता हूं। मुझसे कहा गया था कि आप यहाँ पर एक लिस्ट दे सकते हैं, टपल दे सकते हैं, नंपाई एरे दे सकते हैं, सीरीज भी दे सकते हैं, हमने कहा रेंज फंक्शन भी दे सकते हैं, हमने कहा। जो मैं करने जा रहा हूं इसकी जरूरत क्या है ये मत सोचना, लेकिन ये सोचना कि यार सिंटैक्टिकली ये सही है या नहीं है। df डॉट टेक, सिंटैक्टिकली ये सही है या नहीं है, क्या इससे एक सीरीज निकल कर नहीं आएगी। अच्छा छोड़ो इसे, एक सीरीज आ रही है, मैं इसी सीरीज को क्या बनाना चाहता हूं, इंडेक्स बनाना चाहता हूं। मतलब 0 की जगह संडे आ जाए, 1 की जगह संडे आ जाए, 2 की जगह जो इस कॉलम में वैल्यूज हैं वही इंडेक्स बन जाए। तो जो मुझे सिखाया गया था मैं तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर सीरीज भी लिखी जा सकती है, यहाँ पर एरे भी लिखा जा सकता है, लिस्ट भी लिखा जा सकता है। हमने कहा सिंटैक्टिकली तो सही लग रहा है, देख लेते हैं। चल भी गया, एरर भी नहीं आई, तो हमने कहा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा। किसी भी कॉलम को आप इंडेक्स रख सकते हैं, किसी भी कॉलम को आप इंडेक्स पे रख सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है ये मुझे नहीं पता अभी, आप देखो जरूरत है या नहीं है, लेकिन कर सकते हैं ये मुझे पता है। ठीक, अब आधा घंटा लगाने के बाद अब आप ग्रुप बाई पढ़ने लायक हो गए, है ना। अब मैं आपको ग्रुप बाई पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब आपको अगर मैं पाइवट टेबल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो बताइए। हमने कहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, मुझे क्या करना है, मुझे टोटल बिल कॉलम का यूज करके टोटल सम चाहिए। हमने कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 सेकंड ही लगेगा, जितना फास्ट लिख लोगे उतना जल्दी हो जाएगा, बाकी कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। हमने कहा ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये बताओ कस्टमर जब जब संडे को आया तो संडे को मेरा टोटल बिल कितना हुआ। कस्टमर जब जब सैटरडे को आया तो वो सारे कस्टमर का बिल का सम करके दो जहां पर डे सैटरडे था। मुझे पूरे कॉलम का सम नहीं चाहिए, मुझे डे कॉलम के अकॉर्डिंग सम चाहिए। संडे वाली रोज एक तरफ कर दो, सैटरडे वाली एक तरफ कर दो, फ्राइडे वाली एक तरफ कर दो, एक जैसी रोज एक तरफ कर दो अकॉर्डिंग टू डे कॉलम। मैक्सिमम 7 अलग अलग डेटा बनेगा, भाई 7 तरह के दिन होंगे संडे मंडे से लेकर यहाँ तक, है ना। तो अब क्या करो, उस डेटा पर टोटल लगाओ, उस डेटा पर सिर्फ सम करो संडे वाली रोज पर, फिर सम करो मंडे वाली रोज पर, फिर सम करो सैटरडे वाली पर। करो, कैसे करो, कैसे करोगे इस काम को। हमने कहा सर बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन हमने कहा करो कोई बात नहीं, मेहनत लगेगी, पैसे इसी बात से मिलेंगे, इंडस्ट्री में जाओगे जॉब करने। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, टीएफ डॉट, टीएफ डॉट नहीं, अब पहले कंडीशन लगाएंगे, टीएफ डॉट डे इक्वल टू क्या है हमारा, सिर्फ संडे का निकल कर दिखाता हूँ। तो ये डेटा किसका आ गया,
76 रोज आई जिनमें हर रो में डे क्या होगा, संडे। तो फिल्टर कर दिया मैंने संडे वाला डेटा। अब इस संडे वाले डेटा का जो रिजल्ट आया वो भी तो एक डेटा फ्रेम ही आया। जो रिजल्ट आया इससे ये भी तो एक डेटा फ्रेम ही आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है उस पर अगर मैं डॉट लगाकर ये कर दूं, सोचो, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ संडे को आने वाले कस्टमर के बिल का सम आ जाएगा। अब सैटरडे का निकाल लो, फ्राइडे का निकाल लो, निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब मुझसे कहा गया फ्राइडे को जितने कस्टमर आते हैं उनका बिल बताओ कितना निकला। हमने कहा लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 325 के आसपास आया। हमने कहा अब और अंदर जाओ, फ्राइडे को जितने कस्टमर आए उनसे कितना रेवेन्यू हुआ लंच में, उनसे कितना रेवेन्यू हुआ डिनर में, अलग अलग बताओ। अभी तक क्या कर रहे थे, पूरे कॉलम का रेवेन्यू देख रहे थे। हमने कहा नहीं, अंदर जाना है। और अंदर कैसे गए, मुझे डे वाइज रेवेन्यू चाहिए। डे वाइज के अंदर गए, टाइम वाइज रेवेन्यू चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ लंच में ज्यादा फायदा हो रहा है मुझे, डिनर में ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, हमने कहा चलो और अंदर चलते हैं। अब और अंदर आने के लिए दो कंडीशन आनी पड़ेंगी। एक तो डे फ्राइडे हो एंड टाइम क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए लंच। तो इससे जो मुझे फिल्टर होकर डेटा फ्रेम मिलेगा, इतने वाले हिस्से से फिल्टर होकर जो मुझे डेटा फ्रेम मिलेगा, वो डेटा फ्रेम सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को कंटेन करेगा जहां पे डे कॉलम की वैल्यू फ्राइडे है और टाइम कॉलम की वैल्यू लंच है। अब उस डेटा फ्रेम के टोटल बिल कॉलम पर मैंने सम लगा दिया। एरर क्यों आ गई, इनवैलिड सिंटैक्स इक्वल टू रहेगा अगला बात 89। और डिनर का बताना जरा, मैं कर लो डिनर का देखो। एक बात समझ में आ गई कि फ्राइडे को डिनर पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और अच्छा खासा हो रहा है, लंच पे तो रेवेन्यू इतना आ ही नहीं रहा है। अच्छा ये बताना कि फ्राइडे को लंच करने अब तक कितने लोग आए थे भाई, जिनसे रेवेन्यू जनरेट हुआ 89, कितने लोग थे ऐसे। तो क्या करोगे, यहाँ पे सम की जगह पे क्या लगा दोगे, काउंट। 7 लोग, मतलब फ्राइडे को लंच करने से 7 लोग आए टोटल डेटा में। 244 कस्टमर का डेटा है जिसमें से फ्राइडे को लंच करने से 7 लोग आए हैं। डिनर करने कितने आए, हमने कहा बताते हैं, रुको अभी। 12 लोग डिनर करने आए हैं, 7 लोग लंच करने आए हैं। उनसे रेवेन्यू जो बना है 7 से वो 89 है, 12 से जो बना है वो 235। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझसे रेस्टोरेंट ओनर ने कहा कि भाई यही बात हर दिन के लिए निकाल दो। अभी आपने फ्राइडे की निकाली है, सैटरडे की भी निकाल दो, संडे की भी निकाल दो, मंडे की भी निकाल दो, ट्यूसडे की भी निकाल दो, सब निकाल दो। अब मुझे पता तो है, लेकिन अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी कि कौन लिखे बार बार। पता तो है कि कैसे निकलेगा डेटा, जो पूछा जा रहा है मुझे पता है कि कैसे निकाली जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चीज मुझे आ गई। अब जितनी बार मुझसे पूछी जाएगी उतनी बार मुझे लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अल्टरनेट तो है ही नहीं ना आपके पास। हमने कहा उसी अल्टरनेट का नाम था ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या कह रहा है, मेरा इस्तेमाल कर लो, ये मैं आपको एक लाइन में करके सारा दे दूंगा। तो ग्रुप बाई क्या बोलेगा, ग्रुप बाई बोलेगा कि मैं सिमिलर टाइप की रोज को स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा, एक ही बात है। कैसे, आप बताओगे कि डे कॉलम के अकॉर्डिंग करनी है स्प्लिट, कि टाइम कॉलम के अकॉर्डिंग करनी है, कैसे करनी है। हमने कहा चलो इसी डेटा को ग्रुप बाई पे लगाओ। ग्रुप बाई ग्रुपिंग करना मेरे डेटा को ग्रुप में अरेंज कर देगा। कितने ग्रुप बनाएगा इंटरनली, हमने कहा ये तो आप बताओ किसके अकॉर्डिंग बनवाना है, क्राइटेरिया का ये बताओ। हमने कहा क्राइटेरिया डे कॉलम रखना है, तो क्या लिखोगे, ग्रुप बाई के अंदर
पहला आर्गुमेंट पास करोगे अपना कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करानी है। तो ग्रुप बाई मेथड क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम के टुकड़े कर देगा। कितने टुकड़े कर देगा, डे कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग। तो डे कॉलम में फ्राइडे जहां जहां आया वो एक तरफ स्प्लिट हो गया, डे कॉलम में जहां जहां सैटरडे आया उसका अलग ग्रुप बन गया, डे कॉलम में संडे जहां पर आया उसका अलग ग्रुप बन गया। इस तरह से डे कॉलम की जितनी यूनिक वैल्यूज हैं उन सब के अलग अलग ग्रुप बन गए। ठीक है। उसके बाद उसके बाद ग्रुप बाई ने क्या करा, जब रिजल्ट दिया तो डे कॉलम को इंडेक्स बना दिया, डे कॉलम को क्या बना दिया, इंडेक्स बना दिया। और इस इंडेक्स पर क्या रखा, जो डे कॉलम की यूनिक वैल्यूज हैं उनको इंडेक्स पर रख दिया। तो डे कॉलम की यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी है, सैटरडे है, संडे है, और कौन सी थी हमारी, थर्सडे थी एक, और एक कौन सी आई थी, फ्राइडे। तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली ग्रुप बाई जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को ग्रुप करता है या स्प्लिट करता है, उस कॉलम की जो यूनिक वैल्यूज हैं उन यूनिक वैल्यूज को जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में इंडेक्स बना देगा, उस रिजल्ट में क्या बना देगा, इंडेक्स बना देगा। हमने कहा चलो ठीक है, बन गया इंडेक्स। अब क्या करोगे, हमने कहा अब ये बताओ कि आपको ग्रुप बाई करने के बाद कौन सा ऑपरेशन करना है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, कुछ तो करोगे। भाई यहां भी तो आप कुछ ही कर रहे थे ना, भाई इस कोड का मतलब भी तो ग्रुप करना ही है। ध्यान से देखो, इस कोड का मतलब ग्रुप ही तो कर रहे हो। आप इस कोड से क्या निकाल रहे हो, सिर्फ वो रिकॉर्ड जिनका डे कॉलम की वैल्यू क्या है, फ्राइडे। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, उसके बाद टोटल बिल का सम निकाल रहे हो। तो यहां भी तो यही कर सकते हो, ये लो, डॉट टोटल अंडरस्कोर बिल डॉट सम। क्या होगा इसका, इसका मतलब होगा कि इस वाले कोड को, जो ये वाला कोड लिखा हुआ है, इस वाले कोड को हर डे के साथ चला देना, संडे के साथ, सैटरडे के साथ, फ्राइडे के साथ। तो ये लाइन कई बार चलेगी, हमें नहीं लिखनी एक बार भी, हमने तो बस इतना लिख दिया, बाकी ये जाने इसका काम जाने। अब जो रिजल्ट मिलेगा वो देखो क्या मिल रहा है। तो डे कॉलम को इंडेक्स बना दिया, फ्राइडे, फ्राइडे को टोटल बिल से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो ये, हमारा भी तो नहीं आया था देखो, सैटरडे को कितना आया है इतना, संडे को कितना आया है इतना, थर्सडे कितना है इतना। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका, फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी, ऐसे करोगे फिर मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। अब सोचो, अभी तो ये डे कॉलम है तो 7 ही वैल्यू हो सकते हैं, मंथ कॉलम होता तो 12 वैल्यू होती। तो मुझे इस लाइन को बार बार लिखना पड़ता अलग अलग मंथ वाइज, अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना हो तो। और अगर यूनिक वैल्यूज 12 से और ज्यादा हो जाए तो सर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन ये एक लाइन का कोड यहाँ पर जो कॉलम मैंने लिखा है उस कॉलम में अपने आप स्प्लिटिंग करेगा हर यूनिक वैल्यू के बेस पर। फिर कौन सा एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, किस कॉलम पे परफॉर्म करेगा, आप बताओ। डेटा को ग्रुपिंग करने के बाद किस कॉलम पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे टोटल बिल, टोटल बिल डे के अकॉर्डिंग टाइम पे भी लगाना है, यानी कि ये वाला फील लाना है। डे, डे के साथ क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए। हमने कहा रुको, अभी आता है। तो ये जो ग्रुप बाई है ये बोलेगा कि बाई में उस कॉलम का नाम दो जो फर्स्ट इंडेक्स बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करनी है। अगर एक और आप इंडेक्स बनाना चाहते हो तो यहाँ पर लिस्ट में एक से ज्यादा कॉलम का नाम आप दे सकते हो। दूसरा कॉलम का नाम क्या दिया मैंने यहाँ पर, टाइम। क्या होगा, पहला इंडेक्स बनेगा डे और उसके अंदर सेकंड इंडेक्स बनेगा टाइम। रिजल्ट देखोगे सब समझ में आएगा। डे, फ्राइडे, फ्राइडे के अंदर टाइम, डिनर, लंच, 235 और 89, यही तो आया था मेरा। अलग अलग लिखने से आया था या एक बार में ही आ गया। और सिर्फ फ्राइडे का नहीं आया है, सबका आ गया। सैटरडे, सैटरडे में डिनर ही हुआ है,
सैटरडे को लंच करने कोई आया ही नहीं है। संडे संडे को सब डिनर करने आए हैं, लंच करने कोई नहीं आया है। और थर्सडे थर्सडे को डिनर करने भी लोग आए हैं और लंच करने भी लोग आए हैं। ग्रुप बाई का मतलब होता है हमारे डेटा को किसी कैटेगोरिकल कॉलम के अकॉर्डिंग स्प्लिट करके फिर एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो अगर आप बोलो सर मैं एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, तो कोई मतलब नहीं बचता ग्रुप बाई का। ग्रुप बाई 100 में 100 बार जब यूज होगा तो कोई ना कोई एग्रीगेट ऑपरेशन के साथ हमारा यूज होगा। अगर आप एग्रीगेट ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर ग्रुप बाई लगा क्यों रहे सर। और अभी तो ये बहुत ओवरव्यू है, अभी तो बहुत कुछ अंदर जाकर ग्रुप बाई से हम पूछ सकते हैं, है ना। अगर ये नहीं होता तो भी मैं कर लेता, लेकिन बहुत मेहनत और टाइम लगता मेरा। क्या पूछोगे अब इससे हम ये पूछेंगे भाई टोटल बिल का सम भी बता दो, एवरेज भी बता दो। एवरेज कितना है, मतलब फ्राइडे को डिनर करने जितने लोग आए थे उनसे इतना रेवेन्यू हुआ। अब ये बता दो कितने आए थे डिनर करने, और लंच करने कितने आए थे, और ये भी बता दो कि एवरेज मेरा रेवेन्यू कितना है जो सिर्फ डिनर करने फ्राइडे आए थे उनसे, और जो सिर्फ लंच करने फ्राइडे को आए थे उनसे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ एवरेज। तो मुझे काउंटिंग भी पूछनी है, एवरेज भी पूछना है और सम भी पूछना है, तीनों चीजें पूछनी है। अब कैसे पूछोगे, तो यहां पर हमसे बोला गया कि इस कॉलम पर एक से ज्यादा जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्रीगेट फंक्शन कॉल करना है, ए डबल जी फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन हो गया। और इसमें आप एक लिस्ट के अंदर एज ए स्ट्रिंग उन एग्रीगेट ऑपरेशन के नाम बताइए जिनको आप परफॉर्म करना चाहते हैं। हमने कहा सम, दूसरा बताइए क्या करना चाहते हैं, हमने कहा काउंट, और बताओ क्या करना है, हमने कहा मीन। क्या करेगा ये ग्रुप बाई हमारे डेटा को डे कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करेगा, फिर डे के अंदर टाइम कॉलम पे अरेंज करेगा, फिर जो रिजल्ट बना उस पर टोटल बिल कॉलम में जाएगा और टोटल बिल पर 3 ऑपरेशन करके मुझे दिखाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा बहुत मीनिंगफुल होगा। करने वाले को मुश्किल से 2 से 5 सेकंड लगेंगे, समझाने वाले को समझने वाले को आधा घंटा 10 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्राइडे को डिनर करने जितने लोग आए थे उनसे टोटल रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ। कितने लोग आए थे, 12 लोग आए थे, और एवरेज बिल कितना निकला है, 19 का आया है। फ्राइडे को लंच करने 7 लोग आए थे। एक काम करो, काउंट पहले कर दो सम बाद में कर दो, मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक साथ ही हमारा लिख दें। 12 लोग आए थे, इतना रेवेन्यू, एवरेज इतना। सैटरडे को सिर्फ डिनर करने लोग आए थे, लंच करने कोई नहीं आया था। संडे को लंच करने कोई नहीं आया था, थर्सडे को डिनर करने आए थे, लंच करने आए थे। एक लाइन में सब कुछ निकल कर आ गया, कुछ नहीं बचा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कोशिश करना आंसर देने की, नहीं तो बताऊंगा ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि डे वाइज छोड़ो, सिर्फ लंच और डिनर की बात करते हैं। ठीक है, मेरे रेस्टोरेंट में कोई कभी भी आए, संडे को आए, मंडे को आए, हम वो नहीं देखना चाहते अभी। हम बस टाइमिंग देखना चाहते हैं। हमें ये देखना है कि हम अगर एक्स्ट्रा पनीर रखें मंगा कर, एक्स्ट्रा ग्रेवी बना के रखें तो कब रखें, लंच पे रखें या डिनर पे रखें, कि एक अचानक से भीड़ आ जाए तो हमारा डिले ना हो ऑर्डर। तो उसके लिए हम पहले लंच और डिनर को देखना चाहते हैं कि लंच पर ज्यादा क्राउड आता है हमारे यहाँ पे, डिनर पे ज्यादा आता है, ये हम समझना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ इस पूरे डेटा में ये देखकर कि वो सारे लोग जो लंच करने आते हैं, डिनर करने आते हैं, उनसे मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है लंच लंच पर, डिनर डिनर पर। एवरेज बताओ लंच पर, डिनर पर,
और बताओ कितने लोग लंच करने आते हैं और कितने लोग डिनर करने आते हैं, डे भूल जाओ। बताओ फिर क्या करना चाहिए इसमें, कहाँ पर क्या चेंज करना है। हाँ, क्या करूं? बाई में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है? करना है। क्या करना है? सिर्फ टाइम लगाना है, सिर्फ टाइम लगाना है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, फिर टोटल बिल एग्रीगेट कर दिया, काउंट सम मीन, यही कर देंगे। इससे मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए आउटपुट। तो ये कह रहा है कि भाई डिनर करने, ज्यादातर लोग डिनर करने आते हैं आपके यहाँ पर। 244 में से 176 लोग डिनर करने आए हैं और 68 लोग लंच करने आए, मतलब आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, टेबल चेयर, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अरेंजमेंट अगर कभी करना चाहे बल्क में तो डिनर को लेकर करिएगा। लंच में बहुत ज्यादा क्राउड आपका नहीं आता है। ठीक है, लंच से जो सम निकला है वो इतना है और एवरेज बिल की जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है हमारी। लेकिन सर एक चीज बताओ, हमारा इस तरह से आया नहीं, आपका अच्छे से लुक में दिख रहा है, हमारा ऐसे रूखा रूखा सा आया था। तो आपने शायद यहाँ पर बाई में सिंगल कॉलम को लिस्ट में ना देकर डायरेक्ट दे दिया होगा, है ना? तो इस तरह से अगर आप यहाँ दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि हमारा सिंगल सीरीज बनकर आ जाए, या अगर आप एग्रीगेट ऑपरेशन कोई एक ही परफॉर्म करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो डेटा फ्रेम में बनकर ना आकर सीरीज में बनकर आता है। देखो यहाँ पर ये आ रहा आपका रूखा रूखा, है ना? क्यों? क्योंकि आप एक ही एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप एक ही एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सीरीज की तरह बनाकर दिया जाएगा, और अगर आप एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में बनाकर दिया जाएगा, डेटा फ्रेम में रखकर दिया जाएगा। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सिंगल कॉलम को लिस्ट में पास कर रहे हैं या सिंगल कॉलम को आप डायरेक्ट स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा कॉलम होंगे तो फिर तो लिस्ट में बना के पास आपको करना ही है। फर्क पड़ेगा एग्रीगेट ऑपरेशन आप एक कर रहे हैं एक से ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, चलो ये तो आपने निकाल कर मुझे बता ही दिया। अब क्या करना चाहते हो? अब हम ये देखना चाहते हैं, लंच करने, डिनर करने कितने लोग आते हैं वो मुझे दिख रहा है, डिनर करने ज्यादा लोग आते हैं। मेरे मन में आया डिनर करने, ये देखो मेल ज्यादा आते हैं कि फीमेल ज्यादा आते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फीमेल हमारे कस्टमर डिनर पे आना पसंद कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है लंच पे जो आ रहे हैं ज्यादातर वो फीमेल ही आ रहे हो और डिनर पर ज्यादातर मेल आ रहे हो। अगर ऐसा है मतलब मेरी लोकेशन अच्छी नहीं है रेस्टोरेंट की, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो अब ये बात मैं कैसे पता करूं? क्या आया मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में आया कि भाई ये पता करो कि डिनर करने 176 लोग आते हैं, इन 176 में मेल कितने फीमेल कितने। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे टाइम के आगे एक और इंडेक्स लगाना है, मल्टी इंडेक्स रिजल्ट चाहिए मुझे। मल्टी इंडेक्स रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, ग्रुप बाई में एक लिस्ट बनाकर पहले टाइम और टाइम के बाद क्या लिखना होगा, जेंडर। बाकी चीजें सब सही है, बाकी में कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही। अब कुछ आंकड़े सही से आए और जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ कुछ फील तो आ ही रहा है कि देखो डिनर करने टोटल लोग जो आए थे वो 176 थे, उन 176 में मेल 124 हैं और जो फीमेल हैं वो, तो जो काउंट है वो उस चीज का काउंट है जिन्होंने बिल पे किया है उसका काउंट है ना? एक बंदे के साथ चार लोग आए हैं मान लीजिए, एक बंदे के साथ मान लीजिए चार लोग आए हैं, तो ये जो हमें बता रहा है कि मेल या फीमेल, ये किसको बताएगा, जिसने बिल पे किया। जैसे इस डेटा में देखो, इस डेटा में
यहाँ पर दो लोग आए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि दो लोगों में पहले का जेंडर क्या है, दूसरा क्या है, लेकिन मुझे जो यहाँ जेंडर बताया गया है ये उस बंदे का बताया गया है जिसने बिल पे किया है। अब ये अननोन है कि दूसरा वाला कौन था, मेल था या फीमेल था, हमें नहीं पता चल पाएगा कभी, डेटा में है ही नहीं वो। ठीक है, अगर डेटा में होता तो लिखा होता फीमेल कॉमा फीमेल, ऐसे करके कुछ लिखा होता। तो अभी जो मैं निकाल पाऊंगा बस यही निकाल पाऊंगा कि जिन जिन लोगों ने बिल पे किया है उसके हिसाब से जेंडर वाइज हमारा डिनर कितने हैं और लंच पर कितने हैं। एग्जैक्ट मुझे डेटा में कहीं कुछ मिला ही नहीं ऐसा जो मैं एकदम सटीक बता पाऊँ आपको, क्योंकि साइज कॉलम में सिर्फ गिनती लिखी है, ये नहीं लिखा है कि उनमें से कितने मेल और कितने फीमेल थे उस साइज में। ठीक है, चलो तो जो बिल पे करने वाले लोग हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जेंडर देखना चाहूँ तो ये मेरे सामने रिजल्ट आया है। तो लंच टाइम पर अगर मैं देखूं तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, मेल फीमेल में फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन डिनर वाइज देखूं तो जिन लोगों ने पेमेंट करा है उसमें मेल ज्यादा थे डिनर टाइम पर और फीमेल काफी कम। चलिए भाई, तो गुरु भाई की कहानी हमारी समझ में आ जाती है। तो अब कोई आपसे पूछे सर ग्रुप बाई की डेफिनेशन बता दो, बड़ा काम का फंक्शन निकला ये तो, 2 दिन पहले समझ ही नहीं आ रहा था, अब लग रहा है कि इससे ज्यादा तो अच्छा कोई और होगा भी नहीं, क्योंकि जितना आपने अलग अलग टुकड़ों में पढ़ा एक ही बार में सब आ गया इससे। तो डेफिनेशन क्या दोगे ग्रुप बाई की? इट इज यूज टू ग्रुप और मैं लिख देता हूं, काम का है इसलिए लिख देना। इट इज यूज लेट बाई कॉलम। एग्रीगेट ऑपरेशन क्या होते हैं वो अंडरस्टूड होना चाहिए। इस लास्ट तीसरी वाली बात को ध्यान से समझ लीजिए, यूनिक वैल्यूज ऑफ बाई कॉलम, जो बाई कॉलम में लिखता हूँ, है ना, अभी मैं एक ही बात कर रहा हूँ, वो क्या बन जाती है हमारा इंडेक्स, बिकम इंडेक्स। एंड नेम्स ऑफ एग्रीगेट ऑपरेशन, जो जो एग्रीगेट ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, काउंट सम मीन, क्या बन जाते हैं मेरे ये कॉलम के नेम, किसमें, जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आएगा
we may also pass multiple columns in by to create multi-index result. तो इंटरव्यू के अंदर ग्रुप बाई को घुमा कर पूछते हैं कि बताओ पाइथन में मल्टी इंडेक्स रिजल्ट कैसे जनरेट हो सकता है। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, ग्रुप बाई पूछना चाह रहा है जिसके बाई में 2 कॉलम या 2 से ज्यादा कॉलम पास करने की बात हो रही है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम कैसे बनेगा। ठीक है, ग्रुप बाई से बनेगा। ग्रुप बाई का ही एक हम शक्ल है जिसका नाम है पाइवॉट टेबल। जिस काम को करने के लिए अभी हमने ग्रुप बाई पढ़ा, इवन ग्रुप बाई नहीं पढ़ते तब भी हमारा काम हो ही रहा था। बस ये क्विक हो गया, फटाफट हो गया, है ना। तो ग्रुप बाई के जैसा ही एक और हमारे पास ऑप्शन है जिसका नाम है पाइवॉट टेबल। उसमें मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना क्योंकि वो वही काम करता है जो ग्रुप बाई करता है। सिंटेक्स में हल्का सा चेंज है, पर्पस पाइवॉट टेबल का वही है जो ग्रुप बाई। तो पाइवॉट टेबल का काम भी क्या है, मल्टी इंडेक्स रिजल्ट को दिखाना। और मल्टी इंडेक्स रिजल्ट में क्या दिखाएगा, एग्रीगेट ऑपरेशन के रिजल्ट को दिखाएगा भाई, मिन मैक्स सम यही सब दिखाएगा वो। तो पाइवॉट टेबल का काम बिल्कुल यही होता है, सिर्फ सिंटेक्स उसका अलग है। बाकी आपकी चॉइस होगी, आपको कौन ज्यादा सही लगता है, पर्पस दोनों का एक ही है। आ जाओ पाइवॉट टेबल। मैंने लिखा ये डेटा फ्रेम है मेरा, इस पर लगाना है df डॉट पाइवॉट टेबल। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग पिवॉट टेबल करते हैं, कुछ पाइवॉट टेबल करते हैं, उसमें कुछ रखा नहीं है ना, पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैंने बोला पाइवॉट टेबल, तो df डॉट पाइवॉट टेबल। अब यहाँ पर आप बाई नाम से नहीं बताते, यहाँ पर सीधा वही बोलते हो जो दिखता है। वहां पर हम बोलते बाई हैं, लेकिन जो बाई में कॉलम का नाम लिखा है वो क्या बन जाता है, इंडेक्स। यहाँ पर ये क्या कहता है, भाई लिखो, फिर बाई क्यों लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सीधे सीधे इंडेक्स लिखना है। तो लोगों को ये ज्यादा पसंद आने लगता है क्योंकि ये वो ही जो लिखवा रहा है वही दिखा देता है, एज इट इज, सोचना कम पड़ता है। तो बताओ किस कॉलम को इंडेक्स पे रखना है, हमने कहा डे को रखना है, ये लो ये आ गया। मल्टी इंडेक्स बनाना है तो लिस्ट के अंदर ऐसे करके मल्टी इंडेक्स बना दो, जैसे वहां था वो यहाँ पर। फिलहाल हम एक की बात करते हैं, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, डे को आप स्प्लिट करवाओगे, डे को इंडेक्स पर रख दोगे, वही संडे मंडे आ जाएगा मान लो। अब बताओ डे के अकॉर्डिंग इंटरनली स्प्लिटिंग करने के बाद किस कॉलम की वैल्यूज पर एग्रीगेट ऑपरेशन करना चाहते हो। हमने कहा टोटल बिल पर करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू उस कॉलम का नाम जिस कॉलम की वैल्यूज पर आप कोई एग्रीगेट ऑपरेशन करना चाहते हैं। कौन सा करना चाहते हैं अभी मैंने नहीं बताया है, अभी बस मेरे दिमाग में है कि मैं एक एग्रीगेट ऑपरेशन करूंगा, लेकिन किसकी वैल्यूज पे करूंगा, उस कॉलम का नाम टोटल अंडरस्कोर। अब बताओ, डे वाइज डेटा को स्प्लिट करने के बाद टोटल बिल की वैल्यू पर कौन सा एग्रीगेट ऑपरेशन करना है। तो तीसरा आर्गुमेंट है एग्रीगेट फंक्शन। तो वहां पर ए डबल जी लिखते थे, यहाँ पर ए डबल जी एफ यू एन सी एग्रीगेट फंक्शन पूरा लिखना है। बाकी आगे की बात वही है, काउंटिंग कर दो और हमने कहा वो सम दिखा दो और मीन दिखा दो। काउंट आ गया किस कॉलम का, टोटल बिल का, सम का, सम आ गया टोटल बिल का, मीन आ गया टोटल बिल का। सेम रिजल्ट जैसे वहां आया था वैसे ही यहाँ पर भी
तो इसमें छोटा सा, पता है, बहुत छोटा सा आउटपुट में चेंज है, ध्यान से देखो। यहाँ पर जब मैं टोटल बिल पर एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, और अगर मुझे सिर्फ इतना दिखा दिया जाए, तो इतना देखने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि टोटल बिल कॉलम का रिजल्ट है ये। कहीं लिखा है रिजल्ट में कि ये रिजल्ट टोटल बिल का है? टोटल बिल का समय, टिप का समय, किसका समय है? तो ये ग्रुप बाई में आउटपुट में मेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज जब मैं पाइवट टेबल से करवा रहा हूँ, तो पाइवट टेबल इस बात का ध्यान रख रहा है कि बताया जाएगा कि काउंट किसका है, टोटल बिल का। आपने जो बताया यहाँ पर कॉलम का नाम, वो साथ में आउटपुट में भी दिखा रहा है। ठीक है, जो एग्रीगेट ऑपरेशन करे गए हैं वो किस कॉलम की वैल्यूज पे करे गए हैं, वो कॉलम का नेम भी साथ में दिखाया जाता है। इसलिए लोगों को कभी कभी पाइवट टेबल ज्यादा पसंद आता है। अब सर इसको अगर मैं मल्टी इंडेक्स के साथ यूज करना चाहूँ, तो हमने कहा जैसे अभी करा था ऐसे ही कर लो। सब कुछ वही है, मल्टी इंडेक्स यहाँ भी, मल्टी इंडेक्स वहां भी। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पर हमें जिस कॉलम की वैल्यूज के ऊपर एग्रीगेट ऑपरेशन हमने करवाए हैं, रिजल्ट में उस कॉलम का नाम भी साथ में लिखा हुआ आ रहा है। जबकि ग्रुप बाई में उस कॉलम का नाम साथ में लिखकर नहीं आता है रिजल्ट में। ठीक है। दूसरा चेंज क्या है, सिंटैक्स में वहां पर हमें क्या करना होता था, पहले ग्रुप बाई बनाना होता था। ग्रुप बाई से जो ग्रुप बना, उस ग्रुप पे डॉट लगाकर फिर मुझे कॉलम का नाम लिखना होता था। यहाँ पर सिंटैक्स में क्या है, एक ही हमारा मेथड है, इसी के अंदर आपको एज आर्गुमेंट सारी बातें बता देनी है। कोई आगे फर्दर डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंटैक्स वाला डिफरेंस हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको सीखना चाहते हो। आप चाहे तो पाइवट टेबल को सीख लो, और आप चाहो तो ग्रुप बाई को सीख। तो पाइवट टेबल के बारे में कुछ लिखना नहीं है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू ग्रुप बाई, बस एक लाइन लिखनी। बाकी डिफरेंस का सिंटैक्स, जो डिफरेंस है वो सिंटैक्स का है, तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, वो तो बस सीखना होता है कोड बनाते समय। चलिए, आई होप अब आपको ग्रुप बाई और पाइवट टेबल समझ में आ गए होंगे, और हमारा 1 घंटा निकल चुका है। तो इस चीज को मैंने लास्ट क्लास में कितनी देर में बताया था, 5 से 8 मिनट में। 5 घंटे बताएगा, समझ में आ गई। जब भी कोई चीज समझ में ना आए, इसका मतलब आपको टाइम स्पेंड करना है। लेकिन समस्या यह है कि आप ही में से बहुत से लोग सबसे पहले ये पूछेंगे, सर कोर्स कब खत्म होगा, हमें वो डेट बता दो जिस दिन कोर्स खत्म होगा। तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है मेरे सामने। 4 क्लास के बाद ही बच्चा पूछता है, सर खत्म कब होगा। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। या तो ये मत पूछो कोर्स कब खत्म होगा, या फिर ये पूछोगे तो अपने लेवल पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपको घर जाके, अगर जितना समय मैंने भी लगाया क्लास में, कुछ नहीं करना था, बस आपको घर जाके इतना समय लगा देना। अगर वो आप करने को तैयार हो, तो कोर्स तुम्हारा टाइम पे निपटता रहेगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे टाइम से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जो आपका ड्यूरेशन बताया गया उसमें 1 महीना ज्यादा लग जाएगा, ऐसे पढ़ोगे तो। लेकिन समझ में आएगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे अब। चलो, अब एक तीसरी केस स्टडी करते हैं। 2 केस स्टडी मैंने आपको बता दी, तीसरी केस स्टडी करते हैं। मेरे पास एक डेटा है, और वो डेटा है कोई सुपर स्टोर है उसका, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट है, बिग बाजार है। इसी तरह से मेरे पास और सुपर स्टोर हैं जिनका डेटा अवेलेबल है। तो मैंने आपको एक एक्सेल फाइल में वो डेटा दे रखा है, नहीं दिया है तो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं उसे रीड कर रहा हूँ। ठीक है, ed डॉट
read_excel डी ड्राइव के अंदर डेटा सेट और सुपर स्टोर एक्सेल फाइल, जिसमें 3 शीट हैं। जो सबसे पहले वाली शीट है उसका डेटा में रीड करना। क्या डेटा है सर, तो समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा डेटा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला डेटा है। इस डेटा में मोटा मोटा 10,000 रोज है और 21 कॉलम है। अब आपको इस डेटा को क्विकली, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसको समझाना है यूजिंग एग्रीगेट ऑपरेशन। तुरंत दिमाग में क्या आएगा, ग्रुप बाई या पाइवट टेबल। नहीं तो अलग अलग एक एक कॉलम को समझाओगे, एक एक ऑपरेशन करोगे तो बहुत समय लगा दोगे। अब ये डेटा क्या है उसे समझ लो, है ना। इस डेटा में आधी चीज आज करूंगा, आधी चीज अगली क्लास में करूंगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कोई भी सुपर स्टोर है उस पर ऑर्डर आते हैं। तो अब ये एक ऑर्डर है जिसके बारे में बताया गया कि ऑर्डर आईडी ये है, ऑर्डर डेट ये है, शिपिंग डेट ये है, शिपिंग मोड ये है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम ये है, सेगमेंट है, किस कंट्री से ऑर्डर आया है, किस सिटी से आया है, रीजन क्या था, साउथ ईस्ट नॉर्थ, पोस्टल कोड क्या था उस जगह का, ऑर्डर जो आया था वो किस कैटेगरी का ऑर्डर था, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर अलमारी है, टेबल है, चेयर है ना, बुक केस है, क्या जो भी है। उसके बाद और भी यहाँ पर हमारे कॉलम्स हैं। मुद्दे वाली बात है, सुपर स्टोर को इस ऑर्डर से इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 261 अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ऑर्डर करने वाले ने जो भी आइटम ऑर्डर किया था उसकी 2 क्वांटिटी ऑर्डर करी है। सुपर स्टोर वाले ने उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। सुपर स्टोर वाले को इतना प्रॉफिट हुआ उस ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से टोटल 10,000 ऑर्डर का डेटा। अब इस डेटा से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डेटा की अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा आपने कर ली है उतना अच्छा एनालिसिस कर लोगे। अभी मैंने बस आपको एक बार बताया डेटा क्या है, ब्रेन में पूरी तरह से अभी एडजस्ट नहीं हुआ कि डेटा क्या है। बस ये पता है कि हाँ भी ऑर्डर आते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह और वो डेटा अवेलेबल। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मेरे डेटा में टोटल रेवेन्यू कितना है, तो बड़ा आसान है, df.sale.sum, टोटल सेल इतनी है पूरे डेटा में। अब मैं डेटा से टोटल सेल नहीं पूछना चाहता। क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज। फर्नीचर, फर्नीचर से टोटल कितनी सेल हुई, ऑफिस सप्लाई से कितनी सेल हुई, टेक्नोलॉजी वाले जो आइटम थे उनसे सेल कितनी हुई है। मतलब ये जो कॉलम है कैटेगरी वाला, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, सेल बतानी है। बताओ फटाफट, क्या लिखूं यहाँ पर, df डॉट पाइवट टेबल लगा देता हूँ। पाइवट टेबल इंडेक्स पर क्या रखाओगे, कैटेगरी, जिसको इंडेक्स पर रखना है वो कैटेगरी है। उसके बाद वैल्यूज, किस कॉलम की वैल्यूज पर ऑपरेशन करना है, सेल। उसके बाद एग्रीगेट ऑपरेशन कौन सा करना चाहते हो हमने कहा सम। जल्दी आ गया आउटपुट, हमने कहा बस लिखने की देरी है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो टोटल आपका सम है इतना। कैटेगरी वाइज देखो तो फर्नीचर से इतना आया है, ऑफिस सप्लाई से इतना आया है, टेक्नोलॉजी से इतना आया है। तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी से आपका अच्छा रेवेन्यू आता है। ठीक है, अच्छा, और अब इसको मैं अंदर लेके चलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कैटेगरी फर्नीचर जो है, फर्नीचर के अंदर टेबल भी है, चेयर भी है। एक फर्नीचर कैटेगरी में जितनी भी फर्दर सब कैटेगरीज हैं उनसे अलग अलग सेल में देखना चाहता हूं। तो कैसे देखेंगे,
बताओ क्या करूं, यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी फर्नीचर बुक केस। फर्नीचर का मतलब चेयर। तो मैं जितनी चेयर है फर्नीचर में उनके अलग सेल, फर्नीचर में जितनी टेबल है उनके अलग सेल, ऐसे करके हर कैटेगरी की जितनी सब कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग सेल देखना चाहता हूँ। बताओ इस कोड में क्या चेंज कर दूं। मल्टी इंडेक्स, ये तो सारा हो रहा है मल्टी इंडेक्स। कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर दूसरे कॉलम का नाम सब कैटेगरी। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, गलत हो गई तो एरर आ जाएगी। आ गई एरर। सब कैटेगरी, सी कैपिटल। ये लो। अभी तक आपको बस बहुत ऊपर से पिक्चर पता थी, टोटल सेल इतनी है, 10,000 कस्टमर थे। फिर थोड़ा अंदर गए कैटेगरी वाइज, और अंदर आ गए कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी वाइज भी सेल हमने निकाल दी। ठीक है, अब मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे थे कि सर सब कैटेगरी छोड़ो, सब कैटेगरी से कुछ तो समझ में आ रहा है। देखो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर सेल थोड़ी कम है। ये कौन सा सब कैटेगरी है, फास्टनर कुछ होगा। चलो, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताओ किस रीजन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। रीजन मतलब साउथ रीजन से, डेटा में है। डेटा में जो कॉलम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ कर पाएंगे, अपने मन से कुछ नहीं होगा। तो रीजन नाम से कॉलम है, इसलिए मैं रीजन वाइज कुछ देखना चाहता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, और यहाँ पर मैंने कहा कि बस रीजन वाइज और कैटेगरी, दो चीज दिखा दो, सब कैटेगरी पर नहीं जाना। मैंने कहा सेंट्रल से फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, और एक काम करो इसमें ना सब कैटेगरी भी लगा दो। तो सर बीच में डॉट 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 आ रहा गया, ये डॉट 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 क्यों आ रहा है। हम चाहते हैं सारा डेटा डिस्प्ले हो जाए। बाय डिफॉल्ट पांडास के डेटा फ्रेम की 10 रो डिस्प्ले होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर की 5 नीचे, नीचे डॉट 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 आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पांडास का डेटा फ्रेम जब जुपिटर में शो हो तो हमारा जितनी रोज है सारी आ जाए। ये डॉट 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 बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे समझ में आएगी नहीं फिर रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पांडास के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है, पी डी डॉट सेट ऑप्शन। अब सेट ऑप्शन के अंदर हम दो चीजें पास करते हैं। एक होगी, में सारे ऑप्शन है, 1 मिनट ऑब्जर्व पढ़ने में। मैक्सिमम, जैसे ये कॉलम्स हैं ऐसे ही होगा मैक्स रोज। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने मैक्स रोज। कितने दिखाओ, हमने कहा 20 तो दिखाई दो। अब एरर क्यों आ रही है। पैटर्न मैच मल्टीपल है ना? किससे, हेड तो अलग चीज हो गई, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दी, ये एग्जाम्पल दे रखा है।
ये है डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर रो। डिस्प्ले के साथ लगाना है ना, डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर रो। अब इस लाइन को अगर दोबारा चलाएंगे, ट्वेंटी की जगह 50 कर दो। ये आपका सारा आना शुरू हो गया। अब यहाँ से देखो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मिलेगा। एक ये मिला, यहाँ पे सेल बहुत कम है, यहाँ पे सेल कम है, मतलब इस वाले सब कैटेगरी पर सेल कम है। ये जो आइटम है, ये आइटम ज्यादा लोग नहीं खरीदते हैं, हर रीजन में इस आइटम की सेल सबसे कम हो रही है। तो इसी तरह से सबसे ज्यादा वाले को भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हमारा, सर मान लीजिए जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को मैं एक्सेल फाइल में सेव करके किसी को देना चाहता हूँ। मान लो ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को एक्सेल फाइल में सेव करके किसी को देना चाहता हूँ, तो कैसे देंगे? तो आप क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, क्योंकि रिजल्ट भी एक डेटा फ्रेम है। क्या करो, रिजल्ट डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल। किस एक्सेल फाइल में सेव करना है वो आप उसका नाम बताओ। मान लो डी ड्राइव के अंदर एक्सेल फाइल का नाम मैंने कर दिया रिजल्ट डॉट एक्सएल एस एक्स। बताओ किस शीट पे लिखना है, शीट का नाम कर दिया सेल्स करके लिख दिया। तो ये डी ड्राइव के अंदर एक्सेल फाइल में इस शीट पर जो रिजल्ट आया था वो राइट हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका रिजल्ट क्विकली आपने इस काम को कर लिया। अगर ये नहीं होता तो शायद कर तो लेते ही, लेकिन समय मुझे बहुत ज्यादा लगाना पड़ जाता ये सारे डेटा निकालने में। तो अभी बहुत कुछ है जो इस सुपर स्टोर के डेटा से मैं निकाल सकता हूँ। ये तो कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ से निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे प्रॉफिट निकालो कितना हुआ, तो प्रॉफिट कॉलम दे रखा है। सेल में तो खर्चा भी शामिल है, प्रॉफिट में सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट शामिल होगा। तो अब मैं सुपर स्टोर में उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा मैं ऑर्डर कराना पसंद करूंगा, उनका प्रमोशन ज्यादा करूंगा जिनसे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है तो ये ग्रुप बाई और पाइवट टेबल हमें मैजिकल फंक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारी बातें क्विकली निकाल कर हमें दिखा देते हैं। अगर ये नहीं होते तो बहुत मेहनत हमें यहाँ पर करनी पड़ती, काम तो हम कर ही लेते। अब सोचो अगर मैं ये नहीं पढ़ाता और मैन्युअली आप फिल्टर कर रहे थे, कंडीशन लगा लगा कर, कहाँ तक करते फिर आप ऐसे? क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कौन कौन सी वैल्यू की कंडीशन बनेगी। तो जब आप कंडीशन लगाते हैं, इक्वल टू कंपेयर करते हैं, जैसे ये कर रहे थे, पता तो होना चाहिए कि फ्राई लिखा है कि फ्राइडे लिखा है कि डिनर लिखा है कि क्या लिखा है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो अब इतने बड़े ड्रामा में कहाँ ढूंढूंगा जाके क्या लिखा हुआ है? हमारी हेडेक ही खत्म हो गई। अपने आप निकालेगा पाइवट टेबल, ग्रुप भाई अपने आप देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है। चलिए आज इतना रखेंगे, कल इस डेटा पर अभी मैं और आगे आपको लेके जाऊंगा। तो आज इतना करा, कल इस डेटा पर अभी हम और एनालिसिस करेंगे, कल बात करेंगे।